हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एस डी इंस्टीट्यूट। बेटा अभी हमने लास्ट क्लास जो ली थी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर हमारी क्लास चल रही थी, तो मैंने कुछ उसके कॉन्सेप्ट समझाए थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे और हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए। तो बेटा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन था। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ बेटा आपको। तो रिवीजन हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन हम पढ़ रहे थे वो हमारी क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हम पढ़ रहे हैं। अब इसी के ऊपर सारी ट्रांजैक्शन है। जो भी हमारा बिज़नेस स्टार्ट किया हमने उसके इफ़ेक्ट देखे कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इन तीनों में से किस किस पर इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, हमने गुड्स खरीदा, कैश में खरीदा, क्रेडिट खरीदा, जैसे भी गुड्स खरीदा फिर हमने देखा इन तीनों में से किस किस पर इफ़ेक्ट आ रहा है। फिर हमने गुड्स खरीदने के बाद उसे कैश परचेज, हाँ जो भी हमने अभी तक ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं अभी तक हम उनका जो एक क्रक्स निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं कि भैया उन सभी ट्रांजैक्शंस का जो इफ़ेक्ट है वो इन तीनों जो हमारे हैं एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों में से किस किस पर उनका इफ़ेक्ट आ रहा है। यही पढ़ा था। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल को बढ़ा देते हैं और एसेट को बढ़ा देते हैं क्योंकि पैसा आता है। इंटरनल लायबिलिटी भी बढ़ जाती है कैपिटल। गुड्स खरीदते हैं उधार में खरीदते हैं गुड्स, अगर उधार खरीदते हैं तो एसेट्स को बढ़ाते हैं क्योंकि गुड्स हमारा स्टॉक है, स्टॉक हमारी एसेट है क्योंकि बेचकर पैसा मिलेगा। और लायबिलिटी बढ़ा देते हैं क्योंकि अभी तक हमने क्या पैसा दिया नहीं जिससे हमने खरीदा था, तो उधार हो गया। उधार मतलब लायबिलिटी, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। क्रेडिटर बाहर का बंदा होता है बिजनेस का। तो अभी तक हम यही पढ़ रहे थे, है ना। आज इसी कॉन्सेप्ट को और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स विड्रू कैश फॉर हिज पर्सनल और हाउस होल्ड और डोमेस्टिक पर्पस। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो मिस्टर एक्स ऑनर है, वो विड्रू कर रहा है, निकाल रहा है कैश बिजनेस से, वो पैसा निकाल रहा है। किस चीज़ के लिए निकाल रहा है? फॉर हिज पर्सनल, अपने पर्सनल काम के लिए, या फिर उसे हाउस होल्ड भी बोल सकते हैं, घरेलू खर्चे के लिए, या फिर डोमेस्टिक बोल सकते हैं, वो भी घरेलू ही होता है, बात एक ही है। ठीक है, तो फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है बेटा, तो यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट निकाला जा रहा है ज़्यादा है, वो अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जा रहा है। जो भी अमाउंट यहाँ पे निकाला जा रहा है वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया अमाउंट उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अगर ऑनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस से, वो क्या माना जाएगा? ड्राइंग्स। ठीक है बेटा, ये तो क्लियर हो गया। अब ड्राइंग्स का इफ़ेक्ट क्या होगा, एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लायबिलिटी पे, कैपिटल पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इफेक्ट देखो तो देखो, पहला इफेक्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ व्यू किसका ही चलेगा? बिजनेस। आप बिजनेस हो ये मान के चलो, आप बिजनेस हो। बिजनेस ने क्या मतलब, हमारे ऑनर ने हमारे साथ क्या किया, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए हमसे कुछ पैसे ले लिए भाई, सीधी सी बात। अब हमारे पास से अगर उसने पैसे लिए तो पहला इफेक्ट सीधा पड़ा हमारा कैश पे। कैश कम नहीं हो गया? जितने मर्जी पैसे निकाले हमारा तो कैश कम होगा। कैश कम होगा मतलब कि हमारी एसेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, एसेट्स कम हो जाएंगी। ये तो पहला इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट, अब एक बात बताओ, हमारे पास, हम मतलब बिजनेस के पास पैसा आया कहाँ से? बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ? जब इस ऑनर ने, मिस्टर एक्स ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो इसने कुछ कैपिटल लगाई होगी। कैपिटल मतलब बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे ऑनर ने हमें अगर 10 लाख रुपए देके स्टार्ट किया होगा तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उन 10 लाख रुपए की कैपिटल में से पैसा निकाल सकता है। समझ गए बेटा? ऑनर बिजनेस से पैसा, ऑब्वियसली वही पैसा निकाल सकता है जो उसने बिजनेस में लगाया है। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, तो ऑनर ने अपना ही पैसा बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया, यानी बिजनेस ने पैसा दे दिया। अब बिजनेस ने पैसा दिया, बिजनेस का कैश कम हुआ, और साथ ही साथ देखो, अगर मान लो 10 लाख रुपए की कैपिटल थी, ऑनर ने 10 लाख रुपए में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो कैपिटल कितनी रह गई?
इंक्रीज़ हुई डिक्रीज़ हुई? बच्चे कह रहे सर डिक्रीज़ हो गई 1 लाख रुपए से। तो ड्राइंग्स का दूसरा इफेक्ट जो पड़ता है वो किस पे पड़ता है? कैपिटल पर। और कैपिटल क्या हो जाती है हमारी? लेस। समझ आता है बेटा? ठीक है, तो चलिए ड्राइंग्स के और केसेस पढ़ते हैं। नीचे देखो, मिस्टर एक्स विथड्रू गुड्स फॉर हिज पर्सनल और डोमेस्टिक और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मिस्टर एक्स जो है वो फिर दोबारा से विड्रू कर रहे हैं गुड्स, लेकिन इस बार जो वो विड्रू कर रहे हैं वो गुड्स को कर रहे हैं। ऊपर वाले ज़रा क्वेश्चन में देखिए, वो वहाँ पे विड्रू क्या कर रहे थे? कैश। अब डिफरेंस है, ठीक है, अब कैश में और गुड्स में डिफरेंस है। अब वो अपने ही बिजनेस में जिस चीज़ में वो डील करते हैं, सेल परचेज करते हैं, वो उसी गुड्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं उसके लिए। मैंने पहले भी बताया था, मान लो एक बंदे का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, उसके घर का रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया। अब उसने जो शॉप पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जो रेफ्रिजरेटर बाहर बेचने के लिए रखा था, उसने वही जो रेफ्रिजरेटर है वो अपने घर में लगा लिया। तो उसने बिजनेस के गुड्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रू कर लिया, यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब इसका भी इफेक्ट, पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट, कैश कम होगा क्या? नहीं होगा कैश कम, अगर आपने हाँ बोला है तो, क्योंकि कैश तो लेकर ही नहीं गया, कैश तो बिजनेस, तो गुड्स लेकर जा रहा है। सर गुड्स पैसों में तो खरीदा है। अरे बेटा, पैसों में गुड्स खरीदा है ना, तो पैसे तो उसको दिए जिससे आपने गुड्स खरीदा। अभी तो फिलहाल ऑनर क्या लेकर जा रहा है? गुड्स लेकर जा रहा है, पैसे नहीं लेकर जा रहा। ठीक है, तो ऑनर क्या लेकर जा रहा है? गुड्स। और जब से मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाना मैंने शुरू किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गुड्स के दो ही नाम होते हैं। गुड्स के दो नाम क्या हैं? एक होता है सेल और एक होता है परचेज। ठीक है, एक होता है सेल और एक होता है परचेज, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ऑनर क्या कर रहा है? जो गुड्स उसने खरीद के रखा होगा, जो परचेज करके रखा होगा, उसे ही अपने घर लेकर जा रहा होगा। तो गुड्स, मान लो उसने 5 रेफ्रिजरेटर खरीदे, 5 में से एक वो अपने घर ले गया, तो बताओ उसका गुड्स का यहाँ पे नाम क्या है? स्टॉक। तो उसका स्टॉक बढ़ा या कम हो गया? बच्चे कह रहे सर कम हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर ऑनर गुड्स लेकर जाता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। स्टॉक कम होने का मतलब है एसेट्स पे इफेक्ट आना। और ये स्टॉक जो खरीदा था ऑनर ने, जो रेफ्रिजरेटर खरीदा था, वो किसके पैसों से खरीदा था? सर अपने ही पैसों से खरीदा था। सीधी सी बात है ना, बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट की होगी उसने, उसी से तो उसने गुड्स खरीदे होंगे, है ना। तो अब वो अपनी ही कैपिटल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है बेटा, ड्राइंग्स है तो हमेशा कैपिटल कम होगी, क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब ही क्या होता है? जो पैसा आपने लगाया उसे निकाल लो, या फिर उन पैसों से अगर आपने गुड्स खरीदा है और आपने वो घर पे आप ले गए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो भी आपकी कैपिटल कम होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे कह रहे गुड्स यूज्ड फॉर चैरिटी। चलिए, अब अपना गुड्स आपने चैरिटी के लिए यूज़ कर लिया। चैरिटी मतलब दान में दे दिया। अब अगर आपने कोई चीज़ दान में दी है, तो आप उनसे पैसे मांगोगे क्या? नहीं, आप तो फ्री में दे रहे हो, है ना। अब एक बात बताओ, आप हो ऑनर, ठीक है, आप हो ऑनर, और मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपकी एक चॉकलेट की शॉप है, आप ऑनर हो, ठीक है। आपने क्या किया? आपने फ्री में अपनी शॉप की एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, या फिर अपनी शॉप का नाम करने के लिए, या फिर कुछ भी, आपने फ्री में बच्चों को चॉकलेट बांटना शुरू किया। या फिर आपने किसी अनाथ आश्रम में जाकर वहाँ पे जो अनाथ बच्चे थे उनको अपनी कंपनी की चॉकलेट फ्री में दे दी। चैरिटी कर रहे हो आप, गुड्स को आप फ्री में दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? चैरिटी कर रहे हो। अब एक बात बताओ, गुड्स अगर आप फ्री में दे रहे हो, तो आपका गुड्स आ रहा है जा रहा है, मतलब कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना। तो पहला इफेक्ट सीधा किस पर डाल दो? स्टॉक पर डाल दो। स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया। स्टॉक कम का मतलब क्या कम हो गई? हमारी एसेट। अगर स्टॉक कम हो गया तो दूसरा इफेक्ट, क्या पैसा गया? नहीं। क्या पैसा आया? नहीं। अब ये बताओ, तो दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए? चैरिटी कौन कर रहा होगा? ऑनर कर रहा होगा या फिर वर्कर? सर ऑनर करेगा, बिना ऑनर की परमिशन के वर्कर कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो चैरिटी की जा रही है ऑनर के कहने पे। तो चैरिटी किसकी की जा रही है? गुड्स की। ये गुड्स किसके पैसों से बना होगा? ऑनर के। और ऑनर के पैसों को बिजनेस में क्या बोलते हैं?
कैपिटल। तो दूसरा इफेक्ट जो पड़ा हमारा वो किस पे पड़ा, वो पड़ा कैपिटल पर। कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। और वर्कर थोड़ा ना बोलेंगे कि हमारी सैलरी में से आप चैरिटी करो, उनको क्या मतलब है भाई, चैरिटी आप करना चाहते हो आप अपने पैसों में से करो। तो ऑनर ने अपने गुड्स दान में दे दिए, तो ऑनर को तो एक तरह से नुकसान है ना दान देना। तो लॉसेस मैंने क्या बताया था, कैपिटल का यूज़ क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए। तो जो भी नुकसान होगा वो हमेशा कैपिटल में से ही माइनस होगा, चाहे कोई भी किसी भी चीज़ में नुकसान हो। और जो भी इनकम होगी वो हमेशा कैपिटल में ऐड होगी, चाहे वो किसी भी चीज़ की इनकम हो। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब देखो नेक्स्ट। तो बेटा अब देखो नेक्स्ट में कह रहा है गुड्स यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट और फ्री सैम्पलिंग। एडवर्टीजमेंट और फ्री सैम्पलिंग, चैरिटी, ये सब एक ही बात है, पर्पस अलग अलग होता है बस। एडवर्टीजमेंट और चैरिटी एडवर्टीजमेंट और फ्री सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आप अपना नया नया बिजनेस खोला है, अब आप उसको मार्केट में उसका नाम करना चाहते हो, तो उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लोगों में फ्री में बांट रहे हो। ठीक है, तो जब अपने बिजनेस का आप चाहते हो कि ये ग्रोथ करे बिजनेस, तो आप ये सारी चीज़ें करते हो, एडवर्टीजमेंट और फ्री सैम्पलिंग। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे गुड्स को यूज़ किया जा रहा है उसी चीज़ के लिए। अब सीधी सी बात है भाई, गुड्स को यूज़ करोगे तो स्टॉक तो कम होगा ही होगा, यानी हमारी एसेट्स तो कम होंगी। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट, पैसा आ रहा है क्या एडवर्टीजमेंट करने पे, गुड्स बेचने पर, नहीं आ रहा, खत्म बात, पैसा नहीं आ रहा। तो सीधा इसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा, ऑनर को झेलना पड़ेगा, यानी कैपिटल हो जाएगी कम। चलिए नेक्स्ट, गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, एक ही बात है। नुकसान हुआ आग लगने की वजह से, गुड्स को चोरी होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से। नुकसान, लॉस कौन बियर करता है, लॉस बियर करता है ऑनर। वर्कर्स कभी कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, अगर आपके गुड्स चोरी हो गए तो मेरी सैलरी में से पैसा काट लो, कभी बोलेंगे वर्कर ऐसे, नहीं बोलेंगे ना। भैया गुड्स आपने खरीदे थे, आपकी फैक्ट्री थी, आपके चोरी हुए आप ही देखो। आप मतलब ऑनर को बोलेंगे, ऑनर मतलब कैपिटल। तो ऑनर की कैपिटल कम हो जाएगी नुकसान की वजह से। और नुकसान किस चीज़ का है, गुड्स का। तो स्टॉक भी हमारा क्या हो जाएगा, कम। स्टॉक मतलब हमारी एसेट। ठीक है बेटा, तो हाँ ये मत सोचना कि सर ने कैपिटल पहले लिख दिया, ये कुछ भी लिख सकते हैं पे आगे पीछे, ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है गुड्स यूज फॉर मेकिंग बिजनेस एसेट्स। अब आप अपने ही गुड्स को यूज कर रहे हो, मतलब बिजनेस अपने ही गुड्स को यूज कर रहा है अपने ही एसेट बनाने के लिए। सर ऐसे कैसे हो सकता है, एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। एक बात बताओ, एक बंदा है जिसका सीमेंट का बिजनेस है, ठीक है, सीमेंट का उसका बिजनेस है, उसको अपनी ही एक बिल्डिंग बनानी है, अपना ही एक ऑफिस बनाना है। उसने क्या किया, ऑफिस बनाने के लिए जो सीमेंट लगा उसने वो अपनी ही फैक्ट्री का लगा दिया। जो सीमेंट वो बाहर बेचता था मार्केट में एज अ गुड्स, सेल परचेज करता था, उसी सीमेंट से उसने अपनी एक बिल्डिंग बना ली। तो उसने क्या किया, अपने ही गुड्स को यूज़ किया अपनी एसेट बनाने के लिए। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उसने, एक बंदा है जिसका काम है टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी का काम है। अब उसको ऑफिस में अपना फर्नीचर बनवाना था, तो फर्नीचर बनवाने के लिए जो लकड़ी लगी उसने वो अपने ही ऑफिस की दे दी, अपने ही गुड्स की दे दी, बिजनेस की, है ना। तो गुड्स क्या है उसका, टिम्बर, लकड़ी उसका गुड्स थी, उसने अपने ही फर्नीचर बनाने के लिए उसको यूज़ कर लिया। तो अपना ही गुड्स यूज़ करते हैं अपनी ही एसेट बनाने के लिए, तो इसका इफेक्ट देखो क्या यूज़ हो रहा है, गुड्स यूज़ हो रहा है, गुड्स मतलब स्टॉक। तो स्टॉक क्या हो गया हमारा, माइनस। अब पैसा आया नहीं, पैसा गया नहीं, लेकिन इस स्टॉक को आपने कहाँ यूज़ किया, आपने अपनी ही एसेट बनाने के लिए यूज़ किया। अब आप अपना ही एक फर्नीचर बना लो अपनी ही लकड़ी से, तो फर्नीचर क्या माना जाएगा, आपकी एसेट माना जाएगा ना। और एसेट आपकी बढ़ रही है या घट रही है, सर जो भी एसेट बन रही है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो इसके अलावा भी कुछ हो, तो एसेट अगर बन रही है तो एसेट बढ़ रही है। और एक एसेट हमारी कम भी हो रही है, स्टॉक, भैया एक एसेट जा रही है उससे दूसरी एसेट बन रही है। समझ गए बात को। चलिए अब नेक्स्ट, तो बेटा नेक्स्ट में क्या लिखा है, परचेज एंड एसेट्स फॉर कैश। अभी इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़े वो सारे के सारे जो टॉपिक्स थे वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड थे, बस मैंने मैक्सिमम आपको टॉपिक्स लिखवा दिए गुड्स से रिलेटेड कि गुड्स का क्या क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा कह रहे हैं हमने एक एसेट परचेज की है कैश में। एसेट कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, कोई भी कार, बस, स्कूटर, कुछ भी अगर बिजनेस खरीद रहा है वो एसेट है। ठीक है, नॉन करेंट एसेट।
फिक्स एसेट खरीद रहा है वो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाहे आपकी समझ के लिए। तो बेटा यहाँ पे हमने एसेट को कर दिया फिक्स। फिक्स मतलब जो 1 साल से ज़्यादा चलती हैं और बिज़नेस उनको बेचने के लिए नहीं खरीदता। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब बेचने के लिए नहीं खरीदे जाते, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खरीदे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसका इफ़ेक्ट बताऊँ आपको, तो आप खरीद रहे हो फिक्स एसेट को, फर्नीचर, बिल्डिंग कुछ भी खरीद रहे हो आप कैश में। तो सीधी सी बात है भैया, कैश में खरीदोगे तो पैसा तो रहेगा नहीं आपके पास, वो चला जाएगा, यानी एसेट जो है वो भी कम हो जाएगी। अब दूसरा इफेक्ट, क्या खरीद रहे हो? फिक्स एसेट। एसेट कुछ भी हो सकती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी। तो यहाँ पे उसी एसेट का नाम आ जाएगा जो भी आप एसेट खरीद रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पे नाम तो लिख नहीं सकता क्योंकि मैं सभी एसेट को बोल रहा हूँ, सभी फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का मतलब जितनी भी है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, मशीनरी, सब कुछ। तो यहाँ पर जो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा मेरी फिक्स्ड एसेट जो है वो खरीदने पर बढ़ जाएगी, यानी मेरी एसेट जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अभी तक जो भी आप खरीद रहे थे परचेजेस, आप उसको स्टॉक लिख रहे थे, आपने यहाँ पे स्टॉक क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको क्या कहा था, अभी समझाया। स्टॉक के 2 नाम हैं, एक परचेज और एक सेल, ठीक है। और स्टॉक वर्ड सिर्फ गुड्स के साथ यूज़ होगा और किसी के साथ यूज़ नहीं होगा। आप गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदो, आप गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदोगे, उस चीज़ का आपको नाम लिखना पड़ेगा, ना कि स्टॉक आप लिखोगे। आपने गुड्स के अलावा फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आएगा। आपने गुड्स के अलावा मशीनरी खरीदी, मशीन आएगी। आपने कोई कार खरीदा बिजनेस के लिए, स्कूटर खरीदा, उन सब का नाम आएगा। ठीक है बेटा, तो पैसा चला गया और एसेट आ गई। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में कह रहा है परचेज एन एसेट फ्रॉम मिस्टर जेड। तो परचेज एन एसेट फ्रॉम मिस्टर जेड, अब आप एसेट खरीद रहे हो, वही सेम फिक्स एसेट, ठीक है, गुड्स नहीं है, ये फिक्स एसेट है। आप एसेट खरीद रहे हो मिस्टर जेड से। अब ऊपर देखो, ऊपर वाली एंट्री में एसेट खरीद रहे थे कैश में, है ना। नीचे वाली एंट्री में आप एसेट खरीद रहे हो मिस्टर जेड से। अब ये बताओ, ये जो आप एसेट खरीद रहे हो कैश में खरीद रहे हो या क्रेडिट खरीद रहे हो? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये ना हम क्रेडिट खरीद रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा सर आपने समझाया था कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में, जब भी किसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नेम आ जाए या फिर किसी कंपनी का नेम आ जाए, तो वो जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, मतलब उधार की ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पे हम जो भी फिक्स एसेट खरीद रहे हैं वो उधार में खरीद रहे हैं। लेकिन उधार खरीदने से हमारी फिक्स एसेट्स तो हमारे पास आएगी, चाहे वो फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ भी हम खरीद रहे हो, तो हमारी एसेट तो बढ़ेगी। ए का मतलब यहाँ पे एसेट है। दूसरा इफेक्ट, एसेट खरीदने पे क्या पैसे जा रहे हैं? नहीं, पैसे अभी हमें मिस्टर जेड को देने हैं। तो मिस्टर जेड जो है वो हमारे क्या बन गए बेटा? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लायबिलिटी, जिनसे हम उधार लेते हैं। तो हमारे उधार बढ़ गया, लायबिलिटी भी हमारी बढ़ गई। ठीक है बेटा, हमने उधार लिया है। चलिए अब नीचे देखिए, कह रहे सोल्ड एन एसेट फॉर कैश। आपने अपनी एसेट को, ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप हर बार बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर ये सब खरीद ही रहे हो। पुराना हो गया भाई आपका कोई व्हीकल, कोई कार, कोई वैन, ठीक है, आपकी बिल्डिंग एक्स्ट्रा थी, ख़राब हो गया, आपने बेच दिया उसको, तो आप अपनी एसेट को बेच भी सकते हो। तो आपने जब एसेट को बेचा तो आपको क्या मिला? कैश। तो भैया कैश मिल रहा है, सबसे बड़ी बात बिजनेस को कैश जो हमें चाहिए, कैश मिल रहा है, यानी एसेट हमारी बढ़ रही है ना। एसेट इंक्रीज हो गई, पैसा आने पर प्लस कर दिया। अब आपको कैश किसके बदले मिल रहा है? एसेट के बदले मिल रहा है, क्योंकि आप बेच क्या रहे हो? एसेट। तो यहाँ पे कोई बच्चे स्टॉक मत लिख देना। मैंने क्या कहा था, अगर गुड्स होता तो आता स्टॉक, ठीक है ना। स्टॉक वर्ड सिर्फ किसका है? गुड्स का। उसके अलावा आप जो भी खरीदो, जो भी बेचो, उसका नाम लिखो। तो यहाँ पे आप कोई भी एसेट बेच रहे हो, उस एसेट का जो है, उस फिक्स एसेट का नाम आ जाएगा। तो एसेट बेचने पे हमारी एसेट क्या हो गई है? कम हो गई, यानी कि हमारी एसेट हो गई डाउन। ठीक है बेटा, ये था इसका डबल इफेक्ट। तो बेटा नेक्स्ट देखो, कह रहे सोल्ड एन एसेट टू मिस्टर राम। अभी पीछे जो आपने एसेट बेची वो कैश में बेची, ठीक है, और ये वाली एसेट जो आप बेच रहे हो वो उधार बेच रहे हो क्योंकि नाम आ गया और आगे बताया भी नहीं है, ठीक है, कि कैश है क्रेडिट, तो हमेशा क्रेडिट मानेंगे। एसेट बेच रहे हो तो भैया सीधी सी बात है, फिक्स्ड एसेट जो है वो कम हो रही है,
यानी हमारी एसेट जो है वो नेगेटिव हो रही है क्योंकि एसेट जा रही है हमारे पास से, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट, पैसा नहीं आ रहा इस बार क्योंकि आपने मिस्टर राम को उधार में बेची है, तो मिस्टर राम जो है वो हमारे क्या बन गए बेटा, डेब्टर। कुछ बच्चे कह रहे सर डेब्टर नहीं होता, डेटर होता है, आपको बोलने ही नहीं आता, चुप करो ना लाइकों। तो मिस्टर राम हमारे बन गए हैं डेटर, और डेटर कौन होते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, और जिस चीज़ से भी हमें पैसा मिल जाए वो हमारे लिए क्या बन जाती है, हमारी एसेट। तो एसेट हमारी बढ़ गई, पैसा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। एक्सपेंसेस अब कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ, रेंट देना एक्सपेंस है, सैलरी देना एक्सपेंस है, कमीशन देना एक्सपेंस है ना, एसेट्रा, ये सब एक्सपेंस है। एक्सपेंस को एक्सपेंसेस क्यों कहते हैं मैंने समझाया था ना, कि एक बार जो जेब से पैसा निकल जाए और वापस ना आए वो हमारा खर्चा है भैया, एक्सपेंस बोलते हैं उसको। तो सीधी सी बात, एक्सपेंस हम कैश जा रहा है, कैश में पे कर रहे हैं, तो कैश अगर जा रहा है तो भाई एसेट तो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा इफेक्ट, क्या पे कर रहे हो, एक्सपेंस। एक्सपेंस और लॉस एक ही बात है, खर्चा हमारे लिए नुकसान ही है। कौन चाहता है कि खर्चा हो, कोई कौन चाहता है कि हमारा खर्चा ही खर्चा हो, सब चाहते हैं कि इनकम ही इनकम हो, खर्चा ना ही हो तो बढ़िया है। तो इसलिए हम खर्चे को क्या मानते हैं, अपना एक नुकसान, लॉस। तो सारे के सारे खर्चे किसको झेलने पड़ते हैं भाई, जिसका बिजनेस होता है। बिजनेस कौन किसका होता है, ऑनर का। और ऑनर को बिजनेस के अंदर किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से। तो अब ये जो एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो, सैलरी, कमीशन, जो भी आप एक्सपेंसेस दो, वो सारा का सारा किसको झेलना पड़ेगा, ऑनर को ही झेलना पड़ता है। तो कैपिटल क्या होती है उससे माइनस, सारे खर्चे कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो यहाँ देखिए, इनकम रिसीव्ड इन कैश, आपको अब इनकम आपने अर्न की है। इनकम अब कुछ भी हो सकता है ना, रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम हो सकती है, सैलरी रिसीव्ड आपकी इनकम हो सकती है, कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम हो सकती है। इनकम को इनकम क्यों कहते हैं, जैसे एक्सपेंस को एक्सपेंस क्यों कहते हैं वो बताया था, तो इनकम का भी तो सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा पैसा जो एक बार आपकी जेब में आ गया, अब आपको वापस किसी को नहीं करना, तो वो आपकी क्या हो गई, इनकम, ठीक है बेटा। तो इनकम रिसीव्ड इन कैश में अगर देखें तो हमारे पास भैया पैसा आया है, एसेट बढ़ी है हमारी। और दूसरा इफेक्ट, अगर आपके पास कैश आया है तो किसकी वजह से आया है, इनकम। और सारी की सारी इनकम कौन रखता है भैया, जो सारे खर्चे पे करता है, तो सारी की सारी इनकम भी वही रखेगा, यानी ऑनर। यानी कैपिटल में इनकम क्या होती है, हमेशा प्लस, ठीक है बेटा। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, ठीक है। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। आगे इस क्वेश्चन को मैं और ज़्यादा, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट हमारे टफ होंगे, ये क्वेश्चंस भी आगे आगे वैसे ही टफ होते चले जाएंगे, बट ज़्यादा टफ नहीं। आप इस चैप्टर के एटलीस्ट 70% आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हो। जो मैंने पीछे पढ़ा है वो 70% हो गया, बस 30% ही बचा है इसके बाद, ठीक है। और थोड़ा सा आपका नॉलेज। सबसे पहले तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैंने क्या आपको, जब मैंने पहली ही क्लास दी थी तो फर्स्ट क्लास वाले दिन मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाया था। तो अब हम जो इफ़ेक्ट पढ़ चुके हैं, जो डबल डबल इफ़ेक्ट हम बना रहे हैं, अब उन इफ़ेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट के अंदर कैसे पुट करना है, हमें वो सीखना है, ठीक है। तो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉपर बहुत तमीज से देखो फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। ये मिस्टेक हो गई थी, एक लाइन खिंच गई थी। आपने क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ऊपर बना लिखना है, लाइंस खींचनी है। पहला नंबर सीरियल नंबर, दूसरा ट्रांजैक्शंस, तीसरा बहुत बड़ा कॉलम होगा जिसमें एसेट्स का कॉलम हमेशा बड़ा रहेगा, उसका मैं रीज़न बताऊंगा भी। एसेट्स का कॉलम हमेशा बड़ा रहेगा। देन लायबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल, और कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज़, बात एक ही है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये बीच में इक्वल्स टू लगाना ना भूले, कुछ बच्चे ये इक्वल्स टू लगाना भूल जाते हैं और बीच में यहाँ लाइन भी खींच देते हैं। नहीं आती कोई भी लाइन, नहीं आती, बस 2 लाइंस आती हैं, बस ये याद रखना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये वाला जो आपका कॉलम रहेगा जिसमें आपने पूरा फॉर्मूला लिखा है, याद रखना कम से कम नीचे 2 लाइनें छोड़ देना, स्पेस होना चाहिए। उसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा कि स्पेस क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट। अब शुरू करते हैं ज़रा सॉल्यूशन। देखिए ऊपर,
सबसे पहले क्या लिखा है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। जिस बच्चे को भी दिक्कत है कि ऐसे अभी ये क्या हो रहा है, तो जहाँ पीछे चले जाओ, पीछे मतलब जो पहली वीडियो जब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन जो इफेक्ट पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो अब उसी इफेक्ट के ऊपर सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके इफेक्ट देख लो। कह रहे हैं मोहन कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना। मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यानी बिजनेस स्टार्ट किया उसने कितने रुपए के साथ, 1,00,000 रुपए के साथ, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है 1,00,000 रुपए देकर। तो अब बिजनेस, सारी ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला इफेक्ट क्या पड़ा, बिजनेस के पास आया कैश, और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, बिजनेस की बढ़ गई कैपिटल। ठीक है बेटा, कैपिटल मतलब इंटरनल लायबिलिटी। तो देखो इसको नीचे कैसे शो करेंगे, यहाँ देखो सीरियल नंबर में नंबर 1 डालेंगे आप। ट्रांजैक्शन में ऊपर जो आपने ट्रांजैक्शन पढ़ी उसका थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आप उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर लिख दोगे। जैसे 1 ट्रांजैक्शन में आप क्या लिखेंगे, रुको, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ऊपर जो ट्रांजैक्शन थी उसको थोड़ा सा हमने थोड़ा सा समझा दिया कि ट्रांजैक्शन किसके ऊपर है। पहली ट्रांजैक्शन थी ए ट्रांजैक्शन, सॉरी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो कैश क्या है, हमारी एसेट। तो बेटा जो भी एसेट है ना, यहाँ पे उसका कॉलम बनेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी एसेट्स हैं। आप कॉलम नहीं बनाओगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि इतना सारा अमाउंट आप ऐड करते जाओगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि इतने अमाउंट में कैश का कितना पैसा है, फर्नीचर का कितना पैसा है, बिल्डिंग। तो हर एक एसेट जितनी खरीदते जाओगे उतनी ही एसेट्स का आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला कॉलम हमने बना दिया कैश का, और कैश हमने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, 1,00,000 रुपए के साथ। पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है, क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ती है, इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल हमारी हो गई, कितने से बढ़ गई, ₹1,00,000। लायबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, हमने बाहर उधार ही नहीं लिया किसी से, तो लायबिलिटीज़ क्या हो गई हमारी, 0। अब आ जाइए बी ट्रांजेक्शन पे। बी ट्रांजेक्शन क्या है, ऊपर देखिए, फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। फर्नीचर जो है वो कैश में खरीदा गया, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एक फिक्स्ड एसेट्स। अभी पीछे समझाया मैंने, जब भी हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट हमारे पास आ जाती है, यानी फर्नीचर आ गया और कैश चला गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, छोटा सा आप समझाएंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हमें समझ ही नहीं आया। तो बेटा इतनी बड़ी इंग्लिश का पेपर तो है नहीं कि आपको बहुत बड़ी इंग्लिश लिखनी है। अगर नहीं समझ आता तो ऊपर जो ट्रांजैक्शन है उसको नीचे एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। नहीं तो अपनी लैंग्वेज में छोटा मोटा करके आप लिख सकते हो, परचेज बिजनेस फॉर कैश। और आदत हो जाएगी, बहुत ईजी अकाउंट्स, आदत हो जाएगी, अपने आप से ही आप समझ जाओगे क्या करना है, ठीक है। तो परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो फर्नीचर हमारे लिए एक फिक्स एसेट है भैया, किसका कॉलम बनेगा, फर्नीचर का। मैंने क्या कहा था, जितनी एसेट खरीदो उतने कॉलम बनाओ। तो फर्नीचर का मैंने बनाया कॉलम, और फर्नीचर हम खरीद रहे हैं कैश में, तो कैश तो जा रहा है, कैश जा रहा है, यानी कि उसको कर दो हम माइनस, 10,000 रुपये कैश में से माइनस, प्लस 10,000 रुपये फर्नीचर में क्या हो गए, प्लस। उधार हमने किसी से लिया नहीं, 0। कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो कैपिटल भी 0। इन दोनों पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो इफेक्ट हो गया इक्वल। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन होने के बाद आपने एक लाइन खींचनी है, स्केल से खींचेंगे आप लोग। तो उसके बाद आप एक इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन। इसका काम क्या है वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आपको ये चीज़ समझाता हूँ। ये देखो, हमेशा क्वेश्चन जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसमें ये कहा गया था कि बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होती हैं, है ना, यानी LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। तो आप जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने, जैसे पहली ट्रांजैक्शन की, तो इसका देखो, इसका LHS 1,00,000, RHS भी कितना था, 1,00,000, यानी कि एसेट्स किसके बराबर थी, लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल के। तो उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन में भी देखो, यहाँ पर कितना है, 10,000 ही प्लस हो रहा है और 10,000 ही माइनस हो रहा है, तो इफेक्ट क्या है, 0।
है ना, एसेट जीरो, तो कैपिटल लायबिलिटी भी क्या है, जीरो। तो अभी तक हमारा LHS इक्वल्स टू RHS चल रहा है, मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल चल रहा है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। अब न्यू इक्वेशन में क्या होता है, हम सभी कॉलम के टोटल करते हैं, सभी कॉलम्स के टोटल करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम है कैश का, एक है फर्नीचर का। तो कैश का टोटल देखो कितना है, पहले 1 लाख कैश आया, उसके नीचे देखो कितना गया, 10,000। तो 1 लाख माइनस 10,000, टोटल कैश कितना है अभी हमारे पास, 90,000। प्लस फर्नीचर पहले तो था ही नहीं, ज़ीरो था फर्नीचर, और प्लस ये कितना आया, 10,000। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 10,000 इक्वल्स टू लायबिलिटी क्या है, जीरो जीरो, तो जीरो ही है। कैपिटल कितनी है, कैपिटल है हमारे पास, तो बेटा अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन बना ली। अब न्यू इक्वेशन के बाद हम अपना तीसरा पॉइंट करते हैं, यानी कि सी पॉइंट। तो सी पॉइंट ऊपर देखो कितना है, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000। आगे बताया है कैश है या क्रेडिट है, तो कुछ बच्चे झट से बोले सर कुछ नहीं बताया, क्रेडिट है। बेटा क्रेडिट उसके साथ आता है जब किसी कंपनी का नाम दे रखा हो या पर्सन का नाम दे रखा हो। इस पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी तुम्हें किसी पर्सन या कंपनी का नाम दिखा नहीं सर, तो ये ट्रांजैक्शन कैश की है, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट की नहीं है। तो जब तक किसी पर्सन और कंपनी का नेम नहीं आता तब तक क्रेडिट नहीं मानते। तो यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, इसका मतलब हमने जो गुड्स खरीदे हैं, स्टॉक खरीदा है, वो कैश में खरीदा है। इसलिए यहाँ पर जब हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं परचेज्ड गुड्स। ठीक है बेटा, अब गुड्स खरीद रहे हो, कैश में खरीद रहे हो, तो मैंने पीछे बताए थे इफेक्ट, कैश में अगर गुड्स खरीदोगे तो कैश जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये हम पहले कैश के कॉलम में से माइनस करेंगे। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जीरो। और प्लस गुड्स क्या है हमारे लिए, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, हमारी एसेट। तो यहाँ पे एक कॉलम किसका बनेगा, स्टॉक का। ठीक है बेटा, स्टॉक का हमने कॉलम बनाया और यहाँ पे प्लस करेंगे कितने, 5,000 रुपये। तो लायबिलिटीज बाहर, उधार तो हमने किसी से लिया नहीं, तो लायबिलिटीज जीरो, कोई ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो कैपिटल भी जीरो। ठीक है बेटा, अब ऊपर 2 इक्वेशन मिली है ना, तब आपने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर भी आपको 2 इक्वेशन मिली हैं, वैसे ही इसको क्या कर दो, क्लोज। तो दोबारा से जैसे ही ये क्लोज होगा उसके बाद आप बनाएंगे एक दोबारा से न्यू इक्वेशन। बेटा तो न्यू इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन मिलते ही। ठीक है, तो वही कॉलम के टोटल करो, 90,000 कैश था, उसमें से कितना माइनस हो गया, 5,000। तो और कितना कैश बचा हमारे पास अभी, 85,000। प्लस फर्नीचर 10 था पहले भी, अभी भी कितना है, जीरो। तो यानी 10,000 प्लस जीरो यानी कि 10,000। कुछ बच्चे यहाँ पे ये गलती मत करना, कुछ बच्चे फिर दोबारा से वहाँ से देखते हैं, जीरो से, 0 प्लस 10 10,000, 10 प्लस 10 20,000, 20 प्लस जीरो, यहाँ 20,000 लिखते हैं। आपने टोटल शुरू से नहीं करना है, जहाँ से न्यू इक्वेशन बन जाए वहाँ से टोटल करना है। ठीक है बेटा, तो न्यू इक्वेशन यहाँ बन गई, यहाँ से है, ये पिछले वाले का टोटल है, तो पिछले वाले का टोटल यहाँ तक है। तो अब अगला वाला जो टोटल होगा वो यहाँ से शुरू होगा न्यू इक्वेशन से। ठीक है, वहाँ मत चले जाना। तो यहाँ पे अभी 10 प्लस 0 10,000 ही है। हाँ, स्टॉक बढ़ गया हमारे पास कितना, 5,000। लायबिलिटी अभी तक ज़ीरो ही है, कैपिटल वो ही है सेम, 1 लाख रुपीज़। फिर दोबारा से डी पॉइंट करेंगे, एक न्यू इक्वेशन के बाद फिर एक पॉइंट, फिर दोबारा से न्यू इक्वेशन, फिर एक पॉइंट। ये न्यू इक्वेशन क्यों बनाते हैं ये एंड में मैं समझाता हूँ, अभी इससे पहले डी पॉइंट देखो। डी पॉइंट में कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर ₹6,000 फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से हम गुड्स खरीद रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो उसका आपको नाम गिवन हो। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो बेटा ये यहाँ पे आप जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है, वो है, ये है क्रेडिट का गुड्स, क्योंकि नाम दे दिया। ज़रूरी नहीं है कि सप्लायर का नाम मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जेड, राम, मोहन, सोहन ऐसे दे रखा हो, ज़रूरी नहीं है। आपको अगर उसने सप्लायर लिख दिया तो इसका मतलब यही है कि वो नाम आ गया। ठीक है, तो हम सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं 6,000 का, तो नाम आ गया, बंदे का नाम आ गया, सप्लायर का नाम आ गया, तो ये एंट्री हमारी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। ठीक है, तो सप्लायर हमारा बन गया क्रेडिटर बन गया ये। ठीक है, तो हम गुड्स खरीद रहे हैं। पहला इफेक्ट यहाँ देखो नीचे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दीजिए गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो गुड्स परचेज्ड ऑन
क्रेडिट, तो उधार हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो हमने एक छोटी सी लैंग्वेज लिख दी उसकी। अब हम उधार गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो सीधी सी बात है भैया कैश तो जा नहीं रहा क्योंकि उधार खरीद रहे हैं, तो कैश का इफेक्ट हो गया ज़ीरो। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं। प्लस स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप क्या खरीद रहे हो? आप खरीद रहे हो गुड्स यानी कि स्टॉक। तो स्टॉक दोबारा से बढ़ जाएगा, वो भी कितने रुपए से बढ़ जाएगा? 6,000 रुपये से। क्या लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? उधार लेना बाहर वालों से। तो यहाँ पे क्या बाहर वाले से उधार ले रहे हो? ऑब्वियसली बिल्कुल ले रहे हो। सप्लायर कौन है? वो बाहर वाला ही तो है सप्लायर, बिजनेस के बाहर का ही बंदा तो है सप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे लायबिलिटीज में एक कॉलम बना दोगे, किसका? क्रेडिटर का। ठीक है ना, सप्लायर को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। वो डबल इफेक्ट जो आप सीख रहे थे वो यहाँ पे काम आ रहे हैं अब। तो 6,000 हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, प्लस ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ, तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो दो इक्वेशन मिल गई हैं। यहाँ पे आप स्केल यूज़ करें, बहुत ज़्यादा बेटर होगा, बिना उसके यूज़ ना करें, बिना उसके लाइन ना खींचे स्केल के। तो यहाँ पर दो इक्वेशन मिलते ही दोबारा से हम क्या बना लेंगे? अपनी एक न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में फिर से टोटल कर लो। कैश 85,000 है, फर्नीचर सेम 10,000 है, लेकिन स्टॉक हमारा बढ़ चुका है 5 + 6 11,000, और लायबिलिटी भी बढ़ चुकी है 6,000, प्लस कैपिटल उतनी ही है हमारे पास। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन बनने के बाद अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज़ योर पॉइंट नंबर ई। तो ई देखो ऊपर, सोल्ड गुड्स 4,000 फॉर कैश। अब गुड्स हम बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं पैसों में, तो पैसा आ रहा है और स्टॉक जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। छोटी सी लैंग्वेज लिख दी। अब पैसा आ रहा है क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं, तो कितना पैसा आ रहा है? 4,000। तो 4,000 पहले कैश में ऐड हो जाएगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और गुड्स अगर आप बेच रहे हो तो स्टॉक तो कम हो रहा है ना, क्योंकि गुड्स तो बेच रहे हो, और जा रहा है स्टॉक कितने से जा रहा है? 4,000 से। ना तो लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, उधार लिया नहीं बाहर वालों से, ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस, तो कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दो इक्वेशन के बाद क्लोज कर दो। फिर दोबारा से हम क्या बनाएंगे? अपनी एक न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में कैश हो गया हमारे पास 89,000, प्लस 10,000 अभी भी हमारे पास फर्नीचर है, प्लस 11,000 में माइनस कर दो, 7,000 आ जाएगा स्टॉक, 6,000 की लायबिलिटी है, प्लस 1 लाख रुपीज़ की हमारे पास क्या है? कैपिटल। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट देखो क्या कह रहा है? कह रहा है सोल्ड गुड्स 5,000 टू मिस्टर अमन। नाम आ गया, तो ये जो हमने गुड्स बेचा है वो उधार बेचा है। कंपनी का नाम और पर्सन का नाम आते ही गुड्स क्या हो जाता है? उधार हो जाता है। तो यानी कि आप सेल तो कर रहे हो, स्टॉक जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। तो मिस्टर अमन जो है वो हमारा डेटर बन रहा है, जिससे हमने पैसा लेना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सोल्ड गुड्स टू अमन। क्या लिखा मैंने? सोल्ड गुड्स टू अमन। अब अमन को हम बेच रहे हैं गुड्स, तो कैश नहीं आ रहा क्योंकि उधार बेच रहे हैं, जीरो इफेक्ट। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, जीरो इफेक्ट। हाँ, लेकिन बेच रहे हैं तो स्टॉक कम हो रहा है। स्टॉक कितने से कम हो रहा है हमारा? 5,000 से। और लायबिलिटी, उधार तो लिया नहीं, प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं, हाँ, लेकिन अमन डेटर ज़रूर बन गया। तो ऊपर आपको क्या बनाना है? डेटर का कॉलम बनाना है। डेटर का क्या बनाना है? एक कॉलम, जिसमें आप डेटर में 5,000 रुपये ऐड कर दोगे। डेटर हमारी एसेट है, याद है ना? जिस चीज़ से भी हमें पैसा लेना होता है वो एसेट होती है हमारे लिए, तो इसलिए डेटर का एक कॉलम बना दिया मैंने। एसेट का कॉलम बनता है हमेशा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे फिर से हमें दो इक्वेशन मिल गई। फिर दोबारा से हम क्या बनाएंगे? अपनी एक न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में कैश हमारे पास कितना है? 89,000, प्लस 10,000 वही सेम फर्नीचर, प्लस 7 - 5 2,000 हमारे पास स्टॉक है, प्लस 5,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, इक्वल्स टू में 6,000 की लायबिलिटी है, और 1 लाख रुपीज़ का हमारे पास कैपिटल है। लास्ट है हमारे पास जी पॉइंट। अब जी पॉइंट देखिए, कह रहा है पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹3,000। हमने स्टाफ को सैलरी देनी है।
ठीक है भैया, स्टाफ को सैलरी पैसों में दी जाएगी, कैश तो कम हो ही रहा है और सैलरी देना एक एक्सपेंस है। अभी मैंने पीछे बताया खर्चा वो होता है जो हमारी जेब से निकल जाए वापस ना आए। तो खर्चा सारा कौन देगा? ऑनर देगा। ऑनर को अकाउंट्स में किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पेड सैलरीज। तो भैया कैश में से माइनस कर दो 3000 रुपये, प्लस ना तो फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा, ना ही स्टॉक पे, ना ही डेटर पे, ना ही लायबिलिटी पे, लेकिन हाँ कैपिटल पे ज़रूर इफेक्ट पड़ा 3000 का, क्योंकि सारे के सारे जो नुकसान होते हैं वो कौन झेलता है? वो झेलता है अकेला ऑनर। तो और यहाँ पे हमारी लास्ट न्यू इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन, ये शॉर्टकट, आप शॉर्ट फॉर्म्स आपको नहीं लिखनी है, पूरा ही लिखना है। तो कैश का टोटल कर लेते हैं, तो 86,000 कैश प्लस 10,000 हमारा फर्नीचर प्लस 2,000 हमारा बचा है स्टॉक, 5,000 के हमारे पास डेटर्स बचे हैं, 6,000 रुपये का है लायबिलिटी, प्लस कैपिटल अब हो गई हमारी 97,000 रुपीज़। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इस न्यू इक्वेशन का काम क्या है। बेटा न्यू इक्वेशन का काम ये होता है कि न्यू इक्वेशन हम हमेशा हर दो इक्वेशन के बाद टोटल करके देखते हैं। अब ज़रा ये टोटल करके देखो न्यू इक्वेशन का, 90 प्लस 10 1 लाख, ये भी साइड कितनी है? 1 लाख। अब ज़रा यहाँ पे टोटल करके देखो, 85 प्लस 10 95 प्लस 5 1 लाख, ये भी टोटल कितना? 1 लाख। तो ये जो न्यू इक्वेशन का काम होता है ये जस्ट इसलिए होता है कि आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई, आपको अपनी साइड हमेशा चेक करते रहने इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। मान लो आपने लास्ट वाली जो न्यू इक्वेशन बनाई ये कितनी है? 86,000 प्लस 10,000, 86,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 5, तो ये कितना हो गया? 96 एंड 2 98 एंड 5 1,03,000, है ना? 1,03,000 ये हुआ, 97 एंड 6 1,03,000, दोनों मैच हो रहे हैं ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई गलती हो जाती, अगर यहाँ पर कोई गलती हो जाती तो आप पूरे क्वेश्चन में आप हर एक एंट्री नहीं पढ़ेंगे। अब आपको क्या पढ़ना है? आपको बस पढ़नी है न्यू इक्वेशंस। ये न्यू इक्वेशंस जहाँ पे आपकी, जिस पॉइंट पे आपकी न्यू इक्वेशन गलत हुई, जैसे मान लो ये वाली न्यू इक्वेशन हमारी अगर गलत हो जाती तो जस्ट इसके ऊपर वाला पॉइंट हमारा शायद गलत होता। जैसे ये न्यू इक्वेशन गलत हो जाती तो शायद इससे ऊपर वाला पॉइंट गलत होता। तो न्यू इक्वेशन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम चेक कैसे करें उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर एक एंट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, खाली हम क्या पढ़ते हैं? न्यू इक्वेशन, जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारा जो LHS है वो किसके इक्वल रहता है? RHS के। इसके अलावा दूसरा कोई मोटिव नहीं है। तो बेटा अब मैं आपको, ये क्वेश्चन तो एक मैंने करवा दिया, अब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क में, तो वो आपको PDF के थ्रू होमवर्क आ जाएगा।